शर्मा और आप देख रहे हैं हमारा चैनल फिजिक्स मास्टर। बच्चे, आज हम मैथमेटिकल टूल्स में आपके लिए एक नया टॉपिक लेके आए हैं जिसका नाम है वेक्टर्स। वंस अगेन, वेक्टर्स बहुत बड़ा टॉपिक है, बहुत वास्ट टॉपिक है। प्लस टू में आपका ये पूरा कंप्लीट चैप्टर है मैथ्स सब्जेक्ट में, बट स्टिल हमें यूज करना है प्लस वन और प्लस टू की फिजिक्स में। तो फिलहाल जितना हमें यूज है हम उतना वेक्टर्स कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। एंड इन एनी केस कोई नई चीज बीच में आती है तो जिस चैप्टर में वो आएगी, जिस टॉपिक में वो आएगी, वहां पर फिर से उस चीज को हम पढ़ लेंगे, राइट? बिकॉज ये इतना लंबा है कि इसे वेक्टर्स इकट्ठा खत्म करने में इट विल टेक एटलीस्ट 10 लेक्चर्स। इसीलिए हम उतना वेक्टर्स करेंगे जितना आने वाले एक दो चैप्टर्स में हमारे लिए हो जाए। अगले चैप्टर्स में जितना पार्ट और आएगा साथ के साथ हम उसे कंटिन्यू करते रहेंगे। तो नोट्स बनाना शुरू करें, नई हेडिंग डाल दें, मैथमेटिकल टूल्स लेक्चर नंबर 3 में वेक्टर्स का पहला लेक्चर। इस पे 2 या 3 लेक्चर्स आएंगे। बात कर रहे हैं वेक्टर्स की। अच्छा, हमने यूनिट्स एंड मेजरमेंट में एक बात की थी फिजिकल क्वांटिटीज की। वो सारी क्वांटिटीज जिनको मैं मेजर कर सकूं, यानी वो सारी क्वांटिटीज जो मेजरेबल हैं, उनको मैं नाम दे रहा हूं फिजिकल क्वांटिटीज। अब जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज हैं उन्हें मैं 2 पार्ट में कैटेगराइज कर पाऊंगा। इनफैक्ट 3 पार्ट्स हैं। एक तीसरी चीज भी होती है जिसमें टेंसर बोलता हूं, बट वो हमारे स्कोप में नहीं है। तो मैं 2 ही चीजों की बात करूंगा। एवरी या एनी फिजिकल क्वांटिटी कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू 2 ब्रॉड कैटेगरीज, जिसको मैं बोल रहा हूं स्केलर फिजिकल क्वांटिटीज और वेक्टर फिजिकल क्वांटिटीज। अब इन दोनों के बीच में डिफरेंस समझने की कोशिश करना, ठीक है? बहुत से एग्जांपल्स हैं, बट अगर मैं एग्जांपल लूं, मैं किसी बच्चे को बोल रहा हूं यार फोर्स लगाओ, है ना? अगर मैं किसी को बोल रहा हूं फोर्स लगा यार, फोर्स लगा, तो ये जो मेरी स्टेटमेंट है ये इनकम्प्लीट है। बच्चा मेरे से यह सवाल पूछ सकता है, सर मैं किस डायरेक्शन में फोर्स लगाऊं? फॉर एग्जांपल मैं बोल रहा हूं मेरे पास ये मार्कर है, इस पे फोर्स लगाओ। तो क्वेश्चन जो आ रहा है वो ये बोल सकता है, सर मैं इस तरफ फोर्स लगाऊं, इस तरफ फोर्स लगाऊं, इसे ऊपर उठाना भी फोर्स लगाना है, इसको नीचे धक्का देना भी फोर्स लगाना है, इस तरफ किसी भी डायरेक्शन में सर मैं फोर्स लगा सकता हूं। मैं किस डायरेक्शन में फोर्स लगाऊं? जो उसका सवाल है वो मेरे वेक्टर क्वांटिटीज का एक आंसर है। वो सारी फिजिकल क्वांटिटी जिसको रिक्वायरमेंट है डायरेक्शंस की, उसका मीनिंग कंप्लीट करने के लिए वो सारी फिजिकल क्वांटिटीज को मैं बोलूंगा वेक्टर क्वांटिटीज। और इसके बिल्कुल ऑपोजिट वो सारी फिजिकल क्वांटिटीज जिनका डायरेक्शन से लेना देना नहीं है। फॉर एग्जांपल केले दे दो भाई। सोचो कोई दुकानदार बोल रहा है केले सर कौन सी डायरेक्शन में दूं? कोई सेंस ही नहीं बन रही, नॉर्थ ईस्ट में केले दे दे, ये कोई बात नहीं बन रही। तो कुछ फिजिकल क्वांटिटीज ऐसी हैं जिनका डायरेक्शन से लेना देना नहीं है, और कुछ फिजिकल क्वांटिटीज ऐसी हैं जिनका बिना डायरेक्शन के काम नहीं चलने वाला। जिन फिजिकल क्वांटिटीज को पूरी तरह बताने के लिए आई नीड टू प्रोवाइड डायरेक्शन की इंफॉर्मेशन, उनको मैं बोलता हूं वेक्टर क्वांटिटीज। तो एक बार लिख लेंगे, those physical quantities that require information of direction to complete its meaning, इनको मैं बोलूंगा वेक्टर फिजिकल क्वांटिटीज। फॉर एग्जांपल अगर मैं बोल रहा हूं भाई ये ब्लॉक पड़ा है, ग्राउंड पे एक ब्लॉक पड़ा है, इस पे फोर्स लगाओ, इस पे आप फोर्स यहां भी लगा सकते हो, इस पे आप फोर्स यहां भी लगा सकते हो, इस पे आप फोर्स इस तरफ, बहुत सारी पॉसिबिलिटीज है। तो मुझे उस पॉसिबिलिटी को बताना पड़ेगा कि मैं क्या चाह रहा हूं, किस डायरेक्शन में फोर्स लगाने को बोल रहा हूं। Therefore force is a vector quantity। फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी बन गई। किसी बच्चे को बोल रहा हूं यार थोड़ा सा शिफ्ट हो जा या डिस्प्लेस हो जा, तो पहला सवाल उसके मन में आना चाहिए, सर किस डायरेक्शन में शिफ्ट हूं, कहां शिफ्ट हूं, या किस डायरेक्शन में डिस्प्लेस हो जाऊं। तो अगेन डिस्प्लेसमेंट भी मेरे पास एक
डिस्प्लेसमेंट भी मेरे पास एक वेक्टर क्वांटिटी है। बहुत सारे एग्जांपल्स हैं पूरी फिजिक्स में, जैसे जैसे नए चैप्टर्स पे आते रहेंगे, नई फिजिकल क्वांटिटीज पढ़ते रहेंगे, वैसे वैसे मुझे नई स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज के बारे में पता लगेगा। कैटेगराइज करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा, राइट। चल, ये तो बात हुई फिजिकल क्वांटिटीज कौन सी वेक्टर्स होंगी। अब बात करते हैं कुछ वेक्टर क्वांटिटीज को रिप्रेजेंट करने का तरीका। वेक्टर क्वांटिटीज को रिप्रेजेंट करने का तरीका तो लिखेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर क्वांटिटीज। रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर क्वांटिटीज। अच्छा, याद रखना, कोई भी वेक्टर क्वांटिटी को मैं रिप्रेजेंट करूंगा, पहला तरीका है वन ऑफ द मेथड, फर्स्ट मेथड। हम दो मेथड ऑफ रिप्रेजेंटेशन देखेंगे। फर्स्ट मेथड समझो, मैं किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को एक एरो से रिप्रेजेंट करूंगा। इस एंड को नाम दे रहा हूं ए, इस एंड को नाम दे रहा हूं बी। दिस इज टेल ऑफ वेक्टर एंड दिस इज हेड ऑफ वेक्टर। दिस एरोहेड जो ये एरो बनाई है मैंने, इट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर। किस डायरेक्शन की बात कर रहा हूं? इसे मैं ऐसे भी बता सकता था तो डायरेक्शन ये होती, इसे मैं ऐसे बता सकता था, डायरेक्शन ये होती। एंड दिस लेंथ ऑफ एरो will represent magnitude of vector. For example, अगर मैं बोल रहा हूं मेरी फोर्स है 10 न्यूटन इन राइट डायरेक्शन, तो 10 तो मेरे पास हो गया मैग्नीट्यूड की कितनी फोर्स लगाई। दिस 10 रिप्रेजेंट मैग्नीट्यूड, कितनी फोर्स लगाई। एंड दिस राइट रिप्रेजेंट्स कि किस डायरेक्शन में लगाई। सिमिलरली एरो की लेंथ रिप्रेजेंट्स कि कितना ज्यादा मैग्नीट्यूड का वेक्टर था। अगर मैं बोलूं 10 मैग्नीट्यूड की फोर्स और मैं ऐसे बनाऊं, और फिर मैं बोलूं 5 मैग्नीट्यूड की फोर्स, तो मैं कुछ ऐसे बना दूंगा। हालांकि परफेक्टली हाफ बने नहीं बने वो अलग बात है, बस एक रिप्रेजेंटेशन का तरीका है। एरो की लेंथ रिप्रेजेंट कर रही है उस वेक्टर क्वांटिटी की मैग्नीट्यूड को, और डायरेक्शन आपको साफ साफ पता है। एरोहेड की डायरेक्शन मेरी डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर होगी। अब इस रिप्रेजेंटेशन से रिलेटेड 5-6 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, वो हम लिखते हैं, बहुत ध्यान से देखेंगे। ऊपर वाली चीज मैं मिटा रहा हूं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इससे क्वेश्चंस आते हैं। मतलब ये कंसेप्ट बहुत जगह यूज होगा पूरी फिजिक्स में। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, स्टार मार्क करके पहली चीज लिखेंगे, अगर मैं दो वेक्टर्स ऐसे बनाऊं, ध्यान से देखना, अगर मैं दो वेक्टर्स ऐसे बनाऊं, यानी एक वेक्टर ऐसे बनाया और इसकी डायरेक्शन बदले बिना मैंने इसे शिफ्ट कर दिया, इसकी डायरेक्शन बदले बिना, मेरा एक वेक्टर ऐसे था, मैंने इसकी डायरेक्शन नहीं बदली, मैंने इसे जस्ट शिफ्ट कर दिया, यानी मैंने इसे डिस्प्लेस किया, इस वेक्टर को डिस्प्लेस किया बिना डायरेक्शन बदले। ये डायरेक्शन सेम ही है, ये डायरेक्शन सेम है। डायरेक्शन कब बदलती है? जब मैं ऐसे करूं और ऐसे करूं। ये डायरेक्शन और यहां खड़े होकर बोलूं ये डायरेक्शन, इट इज वन एंड द सेम थिंग। तो ये बोथ वेक्टर्स विल बी इक्वल वेक्टर्स। मेरे इक्वल वेक्टर्स क्या हुए? वेक्टर्स हैविंग सेम मैग्नीट्यूड as well as direction are known as equal vectors। वो वेक्टर्स जिनका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम है, मैं उनको नाम दे दूंगा these vectors are equal। these vectors are equal। बात समझ में आई? सेकंड पॉइंट पे आते हैं। अगेन इसका ऑपोजिट अगर मैं ऑपोजिट करूं, एक वेक्टर ऐसे बनाया, मान लो ये भी n यूनिट्स का है, इसका मैग्नीट्यूड n है, और एक वेक्टर ऐसे बनाया, ये भी n यूनिट्स का है,
इसका भी मैग्नीट्यूड n यूनिट्स है, बट डायरेक्शन बिल्कुल ऑपोजिट है, तो मैं इनको बोलता हूं ऑपोजिट वेक्टर्स। दीज आर ऑपोजिट वेक्टर्स। अगर मैं डिफाइन करूं तो क्या बोलूंगा, दे हैव सेम मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट डायरेक्शन। द वेक्टर्स हैविंग सेम मैग्नीट्यूड मतलब लेंथ रिप्रेजेंट कर रही है, बट दे हैव ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। यहां एक चीज को कोई इधर खींच रहा है, कोई इधर खींच रहा है सेम फोर्स से, तो इनको मैं बोलूंगा दीज आर ऑपोजिट वेक्टर्स। दीज आर ऑपोजिट वेक्टर्स, राइट। चलो थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट पे आते हैं। मान लो मेरा एक वेक्टर इधर है, इसी डायरेक्शन में मैं एक और वेक्टर बना दूं। मान लो मैंने 10 न्यूटन की फोर्स इधर लगाई, 5 न्यूटन की फोर्स इधर लगाई। दे हैव सेम डायरेक्शन और दे मे हैव डिफरेंट और सेम मैग्नीट्यूड। डायरेक्शन भी सेम है और मैग्नीट्यूड सेम भी हो, डिफरेंट भी हो, फर्क नहीं पड़ रहा। ऐसे वेक्टर्स को मैं बोलूंगा पैरेलल। दीज आर पैरेलल वेक्टर्स। और इसका अगर उल्टा करूं, एक वेक्टर इधर, मान लो अगेन 10 न्यूटन 5 न्यूटन, मैग्नीट्यूड का फर्क नहीं पड़ रहा। इफ दे हैव ऑपोजिट डायरेक्शन and may have different or same magnitude, इनको मैं बोलूंगा एंटी पैरेलल वेक्टर्स। These vectors are known as एंटी पैरेलल वेक्टर्स। इन वेक्टर्स को मैं नाम दूंगा एंटी पैरेलल वेक्टर्स। एक और इंपॉर्टेंट चीज, फिफ्थ चीज, एक मिनट, ये दिख रहा है, हाँ दिख रहा है। फिफ्थ चीज, मान लो एक वेक्टर ऐसे है, तो इस एंगल को मैं बोलता हूं थीटा। और ये एंगल कब मेजर करते हैं, जब दोनों वेक्टर टेल टू टेल जुड़े हो। थीटा इज नोन एज एंगल बिटवीन वेक्टर्स when they are joined tail to tail। मेरे दो वेक्टर्स टेल टू टेल जुड़े हैं, तो उनके बीच का जो एंगल होगा उसको मैं नाम दूंगा एंगल बिटवीन वेक्टर्स। फॉर एग्जाम्पल ध्यान से देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर ऐसा कुछ हो गया, ये मिटा रहा हूं मैं, अगर मुझे बोल रखा है, ध्यान से देखेंगे, फॉर एग्जाम्पल मुझे बोल रखा है यार एक वेक्टर इधर है और इनके बीच का एंगल अभी 120 डिग्री है। और क्या बोलेगा, क्या इन वेक्टर्स के बीच का एंगल 120 है? तो आंसर होगा नो। यहां पर ये थीटा 120 डिग्री नहीं है। थीटा क्या था? एंगल बिटवीन वेक्टर्स। और हमने बोला था ये एंगल बिटवीन वेक्टर्स कब होगा, जब ये टेल टू टेल ज्वाइन होंगे। टेल टू टेल ज्वाइन नहीं है, इसकी टेल पे इसका हेड ज्वाइंट है। तो मैं क्या करूंगा, मैंने एक प्रॉपर्टी पढ़ी है, मैं वेक्टर को डिस्प्लेस कर दूंगा बिना डायरेक्शन बदले, तो वो सेम ही रहेगा। तो इसको उठा के यहां रख लेता हूं। इस वेक्टर ए बी को उठा के अगर मैं यहां भी रख लूं तो भी फर्क नहीं पड़ेगा, अभी भी सेम है। अब ये टेल टू टेल जुड़ गए। अब ये मेरा थीटा कितना हो जाएगा, 180 माइनस 20, 60 डिग्री। दिस इज द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। प्लीज याद रखेंगे, एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है। एंगल बिटवीन वेक्टर्स तभी कहलाएगा जब वो टेल टू टेल जुड़े हैं। और हमें प्रॉपर्टी पता है, मैं डिस्प्लेस कर सकता हूं वेक्टर को विदाउट चेंजिंग डायरेक्शन, तो वो सेम रहेगा। तो मैंने इसे क्या किया, डिस्प्लेस कर दिया थोड़ा, डायरेक्शन वही रखी। ऐसे भी कर सकता था, ऐसे भी, डायरेक्शन वही रखी। अब ये टेल टू टेल जुड़ गए, तो दिस इज माय थीटा इक्वल्स टू 60 डिग्री। बात समझ में आई? नोट कर लेंगे, नोट्स साफ साफ बनाएंगे बच्चे। चलो इंपॉर्टेंट पॉइंट पे एक आ रहे हैं जिसको मैं बोल रहा हूं एडिशन ऑफ वेक्टर्स। वेक्टर्स की एडिशन। आज तक आपने ना दो ही तरीके से एडिशन देखी होगी, एडिशन या सब्ट्रैक्शन देखी होगी। ध्यान से समझना। आपको बोला गया होगा यार 2 न्यूटन इधर लगाया, 2 न्यूटन इधर लगाया, तो टोटल कितना हो जाएगा, 4 न्यूटन।
सेम डायरेक्शन में वेक्टर्स ऐड होंगे। आपको ये भी बताया होगा 2 न्यूटन इधर लगाया, 2 न्यूटन इधर लगाया, ये कोई बॉडी थी, ये कोई बॉडी थी, तो ये हो जाएगा 2 - 2, 0 न्यूटन की फोर्स, ऑपोजिट डायरेक्शन में वेक्टर्स अट्रैक्ट हो जाते हैं। अभी तक आपको सिर्फ इतनी नॉलेज थी, है अभी तक सिर्फ इतनी नॉलेज थी। अब इस नॉलेज को थोड़ा एक्सटेंड करते हैं और एक जनरल सा केस लेंगे, जनरल सा केस लेंगे। मान लो ये कोई बॉडी है, ये कोई बॉडी है, इस पे मैंने एक फोर्स लगाई F1 फोर्स इज अ वेक्टर इस डायरेक्शन में, और एक फोर्स मैंने लगा दी मान लो F2 इस डायरेक्शन में। कोई बॉडी पड़ी थी, एक फोर्स मैंने इसको इधर लगा दी और एक फोर्स से मैंने यहां खींच लिया। इन दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल मान लिया थीटा। अगेन टेल टू टेल जुड़े हैं, टेल टू टेल जुड़े हैं, इन दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल मान लिया थीटा। अब कोई बोले भाई नेट फोर्स क्या लग रही है? अब ना तो ये सेम डायरेक्शन में आप ऐड भी नहीं कर सकते, ना ही ये ऑपोजिट डायरेक्शन में आप सब्ट्रैक्ट भी नहीं कर सकते। तो याद रखना जो मेरा रिजल्टेंट वेक्टर आएगा उसे मैं लिखता हूं FR, रिजल्टेंट वेक्टर, यानी इन दोनों वेक्टर्स के लगने पे जो टोटल फोर्स लगी वो क्या होगी, वो क्या होगी, ध्यान से देखना। इट विल बी F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos ऑफ एंगल बिटवीन दीज वेक्टर cos थीटा अंडर रूट। जो मेरी नेट फोर्स लगने वाली है वो कुछ इस टाइप की लगने वाली है। अगर मैं बोलूं मुझे बताओ मेरा F1 प्लस F2 वेक्टर, किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को ऐसे लिख लेते हैं, उसका सिंबल और ऊपर ये वेक्टर डाल देते हैं। सिंबल, व्हाट इज दिस? दिस इज सिंबल एंड दिस इज वेक्टर। अगर ऐसे लिखा है K वेक्टर यानी फिजिकल क्वांटिटी है वेक्टर, अगर लिखा है B वेक्टर, ये B फिजिकल क्वांटिटी है और वो वेक्टर है, ठीक। तो किसी ने बोला F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर होगा कितना, यानी डायरेक्शन को कंसीडर करके अगर इसे ऐड करेंगे तो मेरी टोटल फोर्स कितनी निकलेगी, इतनी। और जो टोटल फोर्स नहीं आई वो अब लग कहां रही है? देखो ना, अगर मान लो इस चीज को मैं एक बंदा यहां खींचे, एक बंदा यहां से खींचे, तो ना यहां जाएगी ना यहां जाएगी, ये कुछ यहां मूव करना शुरू कर देगी, ये कुछ यहां मूव करना शुरू कर देगी। तो ये जो टोटल फोर्स आई ये वाली, इसकी डायरेक्शन क्या होगी? मान लो इसकी डायरेक्शन कुछ इधर है, मान लो इसकी डायरेक्शन इस तरफ है, और मान लेता हूं इसने F1 के साथ एंगल फाई बनाया है। तो याद रखना tan फाई इक्वल्स टू F2 sin थीटा डिवाइडेड बाय F1 प्लस F2 cos थीटा। समझते हैं इसको, समझते हैं इसको, बस इतना समझ लो। दो वेक्टर्स एंगल थीटा पे लग रहे हैं अलग अलग डायरेक्शन में, उनके बीच का एंगल थीटा है, तो जो नेट फोर्स आएगी ना इनके बीच में ही कहीं आएगी। माय FR will always lie between F1 and F2। मेरी FR जो रिजल्टेंट फोर्स आई या रिजल्टेंट वेक्टर आया वो इन दोनों वेक्टर के बीच में ही लाई करने वाला है जब मैं इन्हें ऐड कर रहा हूं। कैसे ऐड कर रहा हूं? वेक्टर की तरह ऐड कर रहा हूं। मैं नॉर्मली ऐड कर सकता कि 5 किलो में 5 किलो ऐड किए 10 ही होने हैं। अब डायरेक्शन भी इन्वॉल्व है, तो डिपेंडिंग अपॉन डायरेक्शन ये कुछ भी हो सकता है, ये कुछ भी हो सकता है, राइट। चल फॉर एग्जाम्पल मान लो एक बॉडी थी, इसको मैंने 10 न्यूटन फोर्स इधर लगाई और 10 न्यूटन फोर्स इधर लगा दी। ये है मान लो F1, ये है F2, और इनके बीच में फिलहाल एंगल क्या है? 90 डिग्री। इनके बीच में एंगल 90 डिग्री है। कोई बोलेगा टोटल फोर्स कितनी लग रही है, तो मैं निकालूंगा FR इक्वल्स टू F1 का स्क्वायर यानी 100 प्लस F2 का स्क्वायर यानी 100 प्लस 2 टाइम्स F1 F2 और इनके बीच के एंगल का cos यानी cos 90। मेरे ख्याल से cos 90 जीरो होता है, तो ये सारी टर्म जीरो हो गई। तो जो मेरी FR टोटल फोर्स लग रही है इट इज 100 प्लस 100 यानी 2 टाइम्स 100 का अंडर रूट यानी 10√2 न्यूटन। मेरी असल में जो फोर्स लगी इस बॉडी को दो फोर्सेस 90 डिग्री पे लगाने पे वो लगी कुछ 10√2। इतनी फोर्स मेरी लग गई। अब सर किस एंगल पे लगी? असल में बॉडी किस तरफ मूव करेगी? देख लो, मैं निकालता हूं tan फाई। tan फाई कैसे निकालेंगे? फाई एक एंगल है, फाई मैंने एंगल को रिप्रेजेंट किया है।
बोल रहा है F2 sin थीटा। F2 क्या है 10 sin थीटा, साइन ऑफ एंगल बिटवीन दीज फोर्सेस 90, तो sin 90 डिवाइडेड बाय F1 भी है 10 प्लस F2 10 cos ऑफ एंगल बिटवीन द फोर्सेस यानी cos 90 तो हो गया 0, sin 90 हुआ 1, सो माय आंसर इज 10 बाय 10 विच इज 1, यानी मुझे मिल गया tan phi इज इक्वल टू 1। हाँ जी, tan 1 कब होता है? जब एंगल phi क्या हो 45 डिग्री, यानी असल में इन दोनों फोर्स को लगाने की वजह से जो फोर्स लगी वो लगेगी 45 डिग्री पे, यानी बॉडी ना तो यहां मूव करी ना तो यहां मूव करी, दोनों फोर्स बराबर लगी। अगर ऐसे ऐसे तो बॉडी कुछ यहां मूव करने लग पड़ेगी, बॉडी कुछ इस तरफ जाके उछलेगी या मूव करने लग पड़ेगी। फॉर एग्जांपल अगर आप हैंकी लो, उसको ऐसे रखो, एक तरफ से यहां पकड़ो एक तरफ से यहां पकड़ो और अचानक से खोलो, इसको यहां खींचो इसको यहां खींचो, तो बॉडी कहां जाएगी? उड़ती हुई इस तरफ। दो फोर्सेस लगी परपेंडिकुलर बट बॉडी मूव की इधर, यानी नेट फोर्स लगी थी इस तरफ। तो किसी भी दो फोर्सेस के लगने की वजह से नेट फोर्स कितनी लगेगी और किस डायरेक्शन में लगेगी, निकालने का तरीका आपके पास आ गया। निकालने का तरीका आपके पास आ गया। चलो, अब जो आपको पता था ना, जब आपको पता था, इस फॉर्मूले से वो भी डिड्यूस करते हैं, इस फॉर्मूले से वो भी डिड्यूस करते हैं, इस फॉर्मूले से वो भी डिड्यूस करते हैं। आपको ये पता था, अच्छा देखो, अगर 10 न्यूटन इधर है और 10 न्यूटन इधर है, मुझे ये पता सर आंसर 20 न्यूटन आता है, ऐड कर देते हैं, लगा के देखें। चलो देखते हैं। एफ आर कितना आएगा? पहले का स्क्वायर प्लस दूसरे का स्क्वायर प्लस 2 टाइम पहला फोर्स दूसरा फोर्स, दोनों के बीच के एंगल का कॉस, दोनों के बीच का एंगल क्या है? ये फोर्स भी इधर ये फोर्स भी इधर, एंगल 0 यानी कॉस 0। कॉस 0 मेरे ख्याल से 1 होता है, तो मेरे पास टोटल फोर्स कितनी आई? 100 प्लस 100 प्लस 10 100 200, यही आ गई। तो मुझे मेरी टोटल फोर्स आई अंडर रूट ऑफ 400 विच इज 20। तो इस तरीके से आंसर आया ये, इस तरीके से ये 20 आंसर आया। हमें सिर्फ पता था अगर सेम डायरेक्शन में तो ऐड कर दो। हाँ वो बिल्कुल सही है, आंसर सेम ही आने वाला है, आंसर मेरा सेम ही आने वाला है, यहां भी 20 न्यूटन यहां भी 20 न्यूटन, बट असल में फॉर्मूला मेरा ये है। दो फोर्सेस किसी एंगल थीटा पे लग रही है, नेट फोर्सेस F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर, कोई भी वेक्टर क्वांटिटी दो डायरेक्शन में लग रही है और मुझे थीटा पता है, तो मैं इस तरीके से आंसर निकाल सकता हूं। अब एंगल भी देख लेते हैं किस तरफ लगेगा। tan phi क्या होगा? F2 यानी 10 sin 0 ओवर 10 प्लस 10 cos 0, यही फॉर्मूला लगा रहे हैं। F2 इंटू sin थीटा ओवर F1 प्लस F2 cos थीटा, थीटा यहां 0 है, तो जब ये किया तो sin 0 तो क्या हो गया? हाँ जी, sin 0 क्या हो गया? 0, यानी मुझे क्या मिला? tan phi इज 0। tan phi 0 कब होता है? कोई भी एंगल का tan थीटा 0 कब होता है? जब मेरा एंगल क्या हो? 0 मतलब मुझे पता था अगर दोनों फोर्स इधर लगी है तो टोटल फोर्स भी इधर लगेगी। 0 डिग्री का मतलब क्या है? इसी तरफ लग रही है, यानी मेरी नेट फोर्स Fr इसी तरफ लग रही है। कितनी है? 20 न्यूटन, और लग भी किस तरफ रही है? इसी तरफ लग रही है। तो याद रखेंगे बच्चे, असल में टोटल फोर्स निकालने का तरीका क्या है और किस डायरेक्शन में जाएगी, मुझे वो भी पता लग गया, मुझे वो भी पता लग गया। चलो कुछ एक स्पेशल केसेस करते हैं जो बहुत बार एग्जाम्स में आते हैं, इन्हीं रिजल्ट्स को यूज करके स्पेशल केसेस कुछ करते हैं जो काफी बार एग्जाम्स में आते हैं। पहला स्पेशल केस लिखेंगे, when forces are equal and at 90 degree with each other, यानी ये वाला वेक्टर भी मान लो f यूनिट्स है, ये वाला वेक्टर भी f यूनिट्स है और दोनों के बीच में 90 डिग्री है। तो एक बार देखता हूं रिजल्टेंट कितना आएगा। पहले का स्क्वायर प्लस दूसरे का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स पहला दूसरा cos, इनके बीच का एंगल है 90 का अंडर रूट, यानी f स्क्वायर प्लस f स्क्वायर, ये पूरी चीज 0 हुई, cos 90 0 है, अंडर रूट यानी √2f। तो जो इनके बीच का रिजल्टेंट होगा Fr, इट विल बी इक्वल टू √2f। फॉर एग्जांपल ये 10 न्यूटन होता, ये भी 10 न्यूटन होता, तो मेरा आंसर क्या आता? 10 इंटू √2,
नेट फोर्स आती 10 इंटू रूट टू, 10 इंटू रूट टू। और किस एंगल पे जाएगी वो भी निकाल लें। ये नई जो टोटल फोर्स आई वो किस एंगल पे जाएगी, क्या बोलते हैं F2 यानी F इनके बीच के एंगल का साइन यानी साइन 90 डिवाइडेड बाय F1 यानी ये भी F प्लस F2 F cos 90। अब cos 90 क्या होने वाला है 0, sin 90 होने वाला है 1, तो मुझे मिल जाएगा F by F which is 1। तो मेरा tan phi 1 कब होता है, किसी भी एंगल का tan 1 कब होता है, जब वो एंगल क्या हो 45। तो ये जो जाएगी फोर्स वो एग्जैक्टली इनके बाइसेक्टर से जाएगी, जो रिजल्टेंट जाएगा वो इसके बाइसेक्टर से जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट, when forces are equal and at 90 degree with each other, the F net, जो net force आएगी it is root 2F and it is at angle bisector, angle bisector की डायरेक्शन, जो डायरेक्शन होगी नेट फोर्स की वो होगी एंगल बाइसेक्टर की डायरेक्शन। दो फोर्सेस लगी, 10 न्यूटन इधर 10 न्यूटन इधर। कोई पूछे भाई टोटल फोर्स कितनी लग रही है इस बॉडी पे, इस बॉडी पे टोटल फोर्स लग रही है 10 रूट 2। किस तरफ लग रही है, हॉरिजॉन्टल से 90 डिग्री पे, हॉरिजॉन्टल से 90 डिग्री पे। आगे आए, चलो दूसरा स्पेशल केस करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लो वी हैव 3 फोर्सेस, 3 equal forces at 120 degree to each other। इससे रिलेटेड भी सवाल काफी आते हैं, ध्यान से समझेंगे, इंपॉर्टेंट केस है। बोल क्या रहा है, 3 इक्वल वेक्टर्स है, मैं फोर्सेस लेके चल रहा हूं, कोई भी वेक्टर्स ले सकते हैं। एक है इधर मान लो F, एक है इधर F, एक है इधर F, तीनों इक्वल है और सारे एंगल है 120 120 120। ऐड करोगे तो कंप्लीट एंगल 360 आएगा। किसी दो को पहले सॉल्व कर ले, इन दोनों का रिजल्टेंट देखते हैं कहां आएगा, क्या आएगा पहले देख लेते हैं। इसे मैं बोलता हूं A B C। मैं A और B का रिजल्टेंट देखूं तो क्या आएगा, FR इक्वल्स टू F स्क्वायर प्लस F स्क्वायर प्लस 2FF cos, इनके बीच का एंगल इज 120। अभी आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे होंगे या पढ़ ली होगी आपने, याद रखेंगे cos 120 इज -0.5। ये निकालना सीखोगे आप ट्रिग्नोमेट्री में, मे बी 10th में भी था, मुझे याद नहीं अच्छे से, सीखोगे अभी इतना याद रख लो, cos 120 इज -0.5। तो मेरा FR कितना आ जाएगा, F स्क्वायर प्लस F स्क्वायर माइनस 2F स्क्वायर इंटू 0.5। देखो cos 120 इज -0.5, तो माइनस ये आ गया, 0.5 को 1/2 लिखा, 2 से 2 कट गया, F स्क्वायर माइनस F स्क्वायर गया, तो मेरा FR कितना आया, अंडर रूट ऑफ F स्क्वायर विच इज F। तो जो टोटल फोर्स आने वाली है वो है F। दो फोर्सेस लगाई भाई, ये भी F ये भी F, और इनका रिजल्टेंट भी क्या आया F, इनका रिजल्टेंट भी क्या आया F। क्यों, ये वेक्टर्स, वेक्टर की एडिशन अलग चीज है, वो हम देख चुके हैं। किस एंगल पे आएंगी वो भी निकाल लेते हैं, किस एंगल पे आएंगी ध्यान से देखते हैं। अगर मैं tan phi निकालूं इट विल बी F sin 120 ओवर F प्लस F cos 120। अगेन ये वैल्यूज भी जब आप रखोगे ना, ये वैल्यूज भी जब आप रखोगे मुझे मिल जाएगा ये phi, ये ट्रिग्नोमेट्री में सीखोगे आप, अभी सिर्फ याद रख लो, ये रिजल्ट याद रख लेना। phi आएगा मेरा 60 डिग्री, phi आएगा मेरा 60 डिग्री, और 60 डिग्री का मतलब क्या है, इनके बीचों बीच। तो इन दोनों का रिजल्टेंट आएगा कुछ यहां, इन दोनों का रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड क्या है F, और किस एंगल पे 60, यानी इनका रिजल्टेंट और ये वाली फोर्स एग्जैक्टली ऑपोजिट है और बराबर मैग्नीट्यूड की भी है, यानी ये कैंसिल आउट हो जाएंगी। सेम वेक्टर हो ऑपोजिट डायरेक्शन में वो क्या हो जाता है माइनस, यानी टोटल फोर्स इन सभी फोर्सेस को मिला के टोटल फोर्स कितनी आ रही है, 0। टोटल फोर्स आ रही है 0। तो याद रखना, मान लो ये बॉडी मेरे पास पड़ी है, एक बच्चे ने इधर खींचा 10 न्यूटन से, एक ने यहां खींचा 10 न्यूटन से, एक ने यहां खींचा 10 न्यूटन से, बॉडी हिलेगी नहीं, गिवन फोर्स बराबर हो, एंगल 120 हो, नेट फोर्स हो जाएगी 0। बहुत इंपॉर्टेंट केस, when there are 3 forces of equal magnitude and they are at 120 degree with each other, the net force will become 0। मेरे पास कोई नेट फोर्स आएगी ही नहीं, नेट फोर्स will become 0। हाँ जी चले आगे, चल
ये तो बात थी एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स, ये बात थी मेरी एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स। एक आज के लिए आखिरी चीज कर रहे हैं जिसे मैं बोलूंगा कंपोनेंट ऑफ वेक्टर, कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर। क्या बोल रहा है ये? मान लो कोई बॉडी थी, उस पे मैंने लगाई फोर्स F एट एंगल थीटा। ये कोई दूसरी फोर्स नहीं है, ग्राउंड पे कोई बॉडी पड़ी है और उसमें ऐसे खींच रहा हूं, ग्राउंड पे कोई बॉडी पड़ी है उसमें ऐसे फोर्स लगा रहा हूं, तो ग्राउंड के साथ एंगल मैंने लगाया थीटा। आपने गाड़ी खींची होगी, बचपन में बच्चे खींचते हो चेन के साथ गाड़ी, खींच तो इधर रहे होते हैं बट गाड़ी आगे चल रही होती है। ऐसे कैसे पॉसिबल है? गाड़ी को तो ऐसे आ जाना चाहिए था। खींच किसी एंगल पे रहे हैं, गाड़ी अभी भी ग्राउंड पे चल रही है। ऐसा क्यों हो रहा है? याद रखना, कोई भी फोर्स अगर मैं एंगल थीटा पे लगाऊंगा तो मैं इसके दो टुकड़े कर सकता हूं। एक होगा इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, यानी इस बॉडी को एक हॉरिजॉन्टल फोर्स लगेगी विच इज इक्वल टू F टोटल फोर्स इनटू कॉस ऑफ थीटा, और इसे एक वर्टिकल फोर्स भी लगेगी जिसे मैं लिखता हूं FV, दिस वुड बी F साइन थीटा। कोई भी फोर्स अगर एंगल थीटा पे लग रही है विद ग्राउंड या विद हॉरिजॉन्टल तो उसके दो टुकड़े किए जा सकते हैं। तो असल में जब मैं इसे ऐसे खींच रहा हूं तो मैं इसे ये एक फोर्स लगा के असल में दो फोर्सेस लगा रहा हूं, एक इधर और एक इधर। एनी फोर्स एट एंगल थीटा कैन बी स्प्लिट इनटू टू पार्ट्स, हॉरिजॉन्टल पार्ट एंड वर्टिकल पार्ट। तो मैं इसे ऐसे भी सोच सकता हूं, अब ये फोर्स नहीं लग रही, अब ये फोर्स और ये फोर्स लग रही है, अब ये फोर्स और ये फोर्स ही लग रही है। इस फोर्स को अब हटा दो। तो एनी फोर्स या एनी वेक्टर एट एन एंगल थीटा विद द ग्राउंड या विद हॉरिजॉन्टल कैन बी स्प्लिट इनटू टू पार्ट्स, एक उसका हॉरिजॉन्टल पार्ट और एक वर्टिकल पार्ट। आपके दिमाग में ये सवाल आ सकता है सर अगर वर्टिकल भी इसे फोर्स लग रही है तो गाड़ी उठ क्यों नहीं रही हवा में? क्योंकि गाड़ी का कुछ वेट भी तो लग रहा होगा नीचे की तरफ। हमें पता है वेट कहां एक्ट करता है, नीचे की तरफ। इस गाड़ी का वेट यानी mg भी कुछ लग रहा होगा। हो सकता है ये और ये mg बराबर हो गए हो तो ऊपर की तरफ कोई फोर्स नहीं लग रही, कट गई हो, अब फोर्स सिर्फ यहां लग रही है। बात समझ रहे हो? चलो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं मैंने 2 न्यूटन की फोर्स लगाई ग्राउंड के साथ एंगल बना के 60 डिग्री, ठीक है, तो बताओ इसका वर्टिकल कंपोनेंट या वर्टिकल में कितनी फोर्स लग रही होगी और हॉरिजॉन्टल में कितनी फोर्स लग रही होगी? तो वर्टिकल में कितनी लग रही होगी, हॉरिजॉन्टल में कितनी लग रही होगी? F cos ऑफ थीटा। F लगाई 2 cos ऑफ 60। cos 60 इज, हाँ जी, व्हाट इज cos 60? 0, 30, 45, 60, 90। साइन लिखें तो 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1। ये हो जाएगा 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1। cos का ये तो cos 60 is 1/2, तो 1/2 into 2 यानी 1 न्यूटन। हॉरिजॉन्टल में जो फोर्स लग रही है दैट इज 1 न्यूटन। वर्टिकल में जो फोर्स लग रही है वो कितनी है? चलो देखते हैं। वर्टिकल की फोर्स कितनी होगी? F sin 60, टोटल फोर्स 2, sin 60 is √3/2, यानी ऊपर जो फोर्स लग रही है वो लग रही है √3 न्यूटन। मैंने लगाई 2 न्यूटन एट एंगल 60, हॉरिजॉन्टल उसका हॉरिजॉन्टल पार्ट लगा 1 न्यूटन और वर्टिकल में लगा √3 न्यूटन। अब ये मत बोलना सर ये √3 और 1 ऐड करके तो 2 आ ही नहीं रहा। स्केलर एडिशन थोड़ी करनी है, हमें तो आती है एडिशन। इस तरफ लग रही है √3, इस तरफ लग रही है 1। अगर मैं पिछले तरीके से इसे ऐड करूं तो मुझे पता है आंसर 2 आना चाहिए। चेक करें क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर इज 3 प्लस 2 टाइम्स 1 इंटू √3 और इनके बीच के एंगल का कॉस। इनके बीच का एंगल क्या है? दोनों फोर्सेस के बीच का एंगल 90 है। वहां थीटा क्या होता था? दो फोर्स के बीच का एंगल 90, cos 90। cos 90 इज 0, ये चीज टर्म हो गई 0, तो नेट फोर्स आई 1 प्लस 3 का अंडर रूट विच इज 4 का अंडर रूट विच इज 2 न्यूटन, जो मैंने लगाई थी 2 न्यूटन। तो इससे कंसेप्ट आपके क्लियर हुए होंगे। अभी तक हमने क्या देखा? वेक्टर्स है क्या, रिप्रेजेंटेशन का तरीका, वेक्टर्स को ऐड करने का तरीका। ये नॉर्मल नंबर्स की तरह ऐड नहीं होते, डायरेक्शन के हिसाब से ऐड होंगे, रिजल्टेंट आपका आएगा। 2 सिंपल केस है, सेम डायरेक्शन में ऐड, ऑपोजिट में माइनस। बाकी सब के लिए हमारे पास 2 फॉर्मूलाज हैं, रिजल्टेंट फोर्स निकालने का भी और उसकी डायरेक्शन निकालने का भी।
उसके बाद कुछ स्पेशल केसेस किए और एंड में हमने देखा कोई भी वेक्टर किसी एंगल थीटा पे है तो उसके दो टुकड़े किए जा सकते हैं, जिसे मैं बोल रहा हूं कंपोनेंट। एक होगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, एक होगा वर्टिकल कंपोनेंट। अब तुम इसे हटा के इसे सिर्फ ऐसे भी लिख सकते हो, बात सेम ही आएगी, बात मेरी एग्जैक्टली सेम ही आएगी। तो अभी काफी है इतना, अगले लेक्चर में भी वेक्टर्स की बात करेंगे। मैथमेटिकल टूल्स के सेकंड लेक्चर में भी हम वेक्टर्स की ही बात करेंगे, नया तरीका देखेंगे वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का, और दोनों ही तरीके बहुत इंपॉर्टेंट है, आज का भी और अगले लेक्चर का भी। तब तक पढ़ते रहें, नोट्स बनाते रहें। जय हिंद।